नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप? नहीं होगा, नेटो से बाहर नहीं निकलेंगे अमेरिका। और मैं ये जो प्लान है क्यों कर रहा है अमेरिका, उसकी वजह है। उसकी वजह एक ही है कि वो चाहता है कि कहीं ना कहीं रूस जो है वो चीन से अलग हो। वो चाहता है कि रूस जो है वो अपने पलड़े में आए, क्योंकि रूस को वो बड़ा एनिमी नहीं समझता। वो सोचता है कि चीन सबसे बड़ा एडवर्सरी है अमेरिका का। और यही नहीं, वो ये चाहता है कि आने वाले समय में जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है आने वाले समय में न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, तो जो रूस है वो ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव ना करे। तो ये जी। सारी की सारी जो बंदश हो रही। हम्म। दूसरी सच्चाई ये है कि जो रूस है, हाँ मैं ये मानता हूं कि रूस को एक ब्रीदर मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर इकोनॉमिक सैंक्शन हटती हैं, अमेरिका को क्या फायदा होगा? देखो अमेरिका को यह फायदा होगा, अमेरिका और रूस के रिलेशन अच्छे होंगे, और चीन और रूस के रिलेशन में गैप आएगा। अमेरिका और अश्योर्ड फील करेगा, इंडो पैसिफिक पे अपना ज्यादा ध्यान देगा। चीन को वो आइसोलेट नहीं, करेगा, एक चीन डोनाल्ड के ऊपर ट्रंप, सैंक्शन डोनाल्ड और ट्रंप लगा। जिस तरह से बिहेव करे वो भी क्वेश्चन में है। दत्ता सर के पास जा रहा हूं। पिछले 38 हाँ, दिन का मैं डेट। एक विवेक इसका लास्ट बता देता हूं जी। कि अब आप ये कह रहे हो कि 40 घंटे में क्या होने वाला, क्या रूस को या आपका फ्रांस और यूके कुछ ऐसी प्लान है जो कि अमेरिका की के सहमति के बगैर है? वो भी मुझे नहीं लगता। ये प्लान बनाने के बाद उन्होंने डिस्कस भी किया है डोनाल्ड ट्रंप से, कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग डोनाल्ड ट्रंप की भी है। मगर एक चीज समझनी पड़ेगी यूरोप को। यूरोप आज ओवर डिपेंडेंट था अमेरिका पे, उसने अपनी डिफेंस को नहीं तैयार किया, वो अपना पैसा नहीं खर्च करता था, 2% से कम से सर मुझे एक बात जीडीपी बताइए, का खर्च। डोनाल्ड ट्रंप अगर आ, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पिछले 38 दिन में 5 राष्ट्र प्रमुखों से भिड़े हैं, जॉर्डन के किंग को धमकी दी, अभी यूक्रेन वाला मसला जेलेंस्की वाला आपने देखा ही, भारत के प्रधानमंत्री को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। नहीं ट्रंप वो ने तो अपने ब्रिटिश पीएम करेगा। से पूछा क्या वो अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इसके अलावा नहीं, ये वो तो ये सच्चाई है। ये 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 किस तरह का इंटेंट दिखा रहा है? दत्ता सर से मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा। दत्ता सर, क्या इंटेंट लेकर आए इस बार डोनाल्ड ट्रंप? क्या वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका दुनिया को चलाता है इसलिए अमेरिका हर चीज कंट्रोल करेगा? देखिए विवेक, ऐसा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जी। हर एक देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट ये उसके ऊपर मुनासिर करता है कि मेरी रिश्तेदारी या मेरा जो गठ जोड़ है किसी मुल्क के साथ कैसा होगा। और ये एक चेंजिंग पैराडाइम है। अगर आज के दिन में अमेरिका ये समझता है कि मेरी जो फ्यूचर है, मेरा जो फायदा है वो रशिया के साथ जाने के लिए है और इस जंग को खत्म करने के लिए है, तो अमेरिका उस चीज को लेके चलेगा। इसके दो बड़े मुद्दे कारण हैं। अगर मान लीजिए रशिया और यूक्रेन की जंग के कारण एक न्यूक्लियर ट्रिगर पैदा होता है, तो आज के दिन में रशिया के बरखिलाफ खड़ा है कौन? नेटो और अमेरिका नेटो के साथ में। उस हालत में रशिया की जितनी न्यूक्लियर मिसाइल है वो अमेरिका के ऊपर भी दागी जाएंगी और यूरोप के ऊपर भी दागी जाएंगी। अगर आपको याद हो तो बहुत दिन पहले अमेरिका के लोगों ने बोला, व्हाई शुड वी गेट रोस्टेड बिकॉज ऑफ यूक्रेन? हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला हो जाए। तो अगर मैं चाहूं कि भैया अमेरिका को क्यों मैं एक न्यूक्लियर जंग के अंदर झोंकूं, तो मैं चाहूंगा भैया मैं इस जंग से पीछे हटता हूं, मैं सुलह कराता हूं, सीज फायर कराता हूं और मैं अपने देश की सुरक्षा को कायम करता हूं और यकीन करता हूं। अभी जहां तक सवाल हो गया जेलेंस्की का और यूक्रेन का, इसको उकसाया किसने? जेलेंस्की को। इसको मेन उकसाने वाला था यूनाइटेड किंगडम और जो बाइडन। इन्होंने इसको उकसा के बोला कि ठीक है तुम भिड़ जाओ रशिया के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं और हम आपका तब तक साथ देंगे जब तक आखिरी यूक्रेनियन मारा नहीं जाता। और अभी आप देखिए 3 साल के अंदर क्या हाल हुआ है। पूरे यूक्रेन के अंदर तबाही हो गया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, वहां पे इतनी ज्यादा नुकसान हुआ है जान माल का। उनके पास आज के दिन में फौज में भर्ती करने के लिए नौजवान नहीं मिल रहे, उनको जबरदस्ती इंस्क्रिप्शन किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। अभी जहां तक सवाल रहा कि भैया मैंने $300 बिलियन का मैंने आपको एड दिया, लोन नहीं था, एड दिया था अमेरिका ने। उसने बोला ठीक है आप मेरे साथ ये मिनरल डील करिए और मैंने जो $300 बिलियन आपको दिया मैं उस एड के माध्यम से उसको रिकवर करूंगा और आपको भी उसका शेयर दूंगा। तो अभी सडनली यूरोप ने देखा कि भाई ये तो डील भी करने लग गया अमेरिका, हमको अलग कर दिया इसने, और इसमें अमेरिका का ज्यादा फायदा हो रहा है और यूरोप का क्या हो रहा है। अब ये मान के चलिए आज के दिन में यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी कहां से आ रही? पहले रूस दे रहा था उनको, अभी अमेरिका के माध्यम से आ रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट से आ रहा है।
अभी पूरे यूरोप के अंदर अगर अमेरिका बंद कर दे और रूस बंद कर दे और यहाँ से मिडिल ईस्ट से ऑयल ना आए तो यूरोप का तो धुआं निकल जाएगा, उनकी इकोनॉमी का बेड़ागर हो जाएगा वैसे ही। और ट्रम्प साहब वैसे ही बोल रहे थे भाई आज के दिन में इसको यूरोप को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत रहें, मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? आप तो शो विंडो में बैठे हो, रशिया के बगल में आप है, सबसे पहला हमला आपके ऊपर होगा, मेरे बीच में तो फिर भी इतना बड़ा ऑप्शन है। तो ये जो अगर मैं ये मान के चलूं कि एक चीज में तो ट्रम्प सक्सेसफुल हो गए कि यूरोप को यूनाइट किया, यूरोप का डिफेंस बजट बनाने का लोगों ने अभी चर्चा करी, ये जितने 17 मुल्क इकट्ठे हुए आज के दिन में, उन्होंने बोला जी हम अपना डिफेंस बजट बनाएंगे। अगर आप यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट की बात सुने, उर्सुला की, उसने क्या बोला? यूरोप मस्ट मेक इट्स ओन डिफेंस पॉलिसी, यूरोप मस्ट हैव इट्स ओन न्यूक्लियर पॉलिसी। हम अपने आप को कैसे बचाएंगे विदाउट अमेरिका? तो यूरोप का अभी वो क्या, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी फूट है, लेकिन यूरोपीय कंट्रीज अगर सेल्फ डिपेंडेंट हुए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भी अमेरिका को ही होगा सर। लॉन्ग टर्म में अमेरिका का नुकसान होगा इसमें सर। देखिए ऐसा लॉन्ग टर्म के अंदर हर एक देश अपना अपना फायदा ढूंढता है। आपको याद है कि सैकड़ों बरस तक यूरोप आपस में लड़ रहा था, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये इकट्ठा हुए, उससे पहले तो सारी जंगें ही होती थी ना यूरोप के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई चीज परमानेंट नहीं होती दुनिया के अंदर, ये डायनेमिक चेंज होता रहता है। और आज ये चेंजिंग डायनेमिक के अंदर यूरोप को अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। यूरोप के अंदर भी सब इकट्ठे नहीं है, उसके अंदर इटली, अमेरिका ने तो ऐसा चेंज कर दिया कि अभी तक अमेरिका ईस्ट चल रहा था तो अचानक से अमेरिका वेस्ट में चलने लग गया। मतलब तो ऐसा नीतियों में इतना बड़ा 360 डिग्री टर्न जो है वो तो हर किसी को इंपैक्ट करेगा, पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा। नहीं, यूरोप को अपने पैरों पे फुली खड़ा होने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी अभी सक्षम नहीं है कि पूरा लोड ले पाए। उनके जितने रिजर्व्स थे वो ऑलरेडी यूक्रेन को दे चुके हैं। अगर कल को जंग शुरू होगी तो अपना प्रोडक्शन कहां से बढ़ाएंगे? अगर मैं लेपर्ड टैंक की बात करूं, यहाँ यूके की बात करूं, यूके तो कभी भी नहीं चाहता था कि रशिया का यूक्रेन के साथ संधि हो जाए, क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन तो यूनाइटेड किंगडम है। वो पहले से, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। आपको याद होगा जब ब्रिटेन यहाँ भारत में था तो उसको ये लगा रहता था कि कहीं रूस अफगानिस्तान के माध्यम से इस तरफ ना आ जाए। और जो बंटवारा भी किया गया भारत और पाकिस्तान का, इन्होंने उस एम को लेके चला कि किसी प्रकार जो गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह है और अफगानिस्तान को हम पाकिस्तान को दे दें और पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखें। तो ये बड़ी पुरानी उनकी दुश्मनी है और वो दुश्मनी आज भी निभा रहा है वो। संजीव जी कैसे देखेंगे आप इसे, डोनाल्ड ट्रंप के जो भी मूव हैं, जो भी स्टेप वो ले रहे हैं? देखिए विवेक जी, मैं ये स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि ये जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन के बीच का, अब ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी आपके चैनल पे हमने डिस्कस किया था और मैंने ये कहा था कि ये जो युद्ध है ये महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा था और अब महाशक्तियां ये युद्ध नहीं लड़ना चाहती। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका सबसे बड़ा उसका जो कंट्रीब्यूटर था और वो अब जाहिर है कि वो नहीं लड़ना चाहता। अगर रशिया को भी देखें तो रशिया भी अब युद्ध नहीं लड़ना चाहता, रशिया भी जो है बातचीत करना चाहता है। और अगर पुतिन आज तैयार हुए हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के आने की वजह से तैयार हुए हैं, बल्कि उसकी अपनी जो मजबूरियां हैं और उसकी अपनी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको भी, जो उसके डिफेंस रिसोर्सेस बहुत ही ज्यादा उसको लॉसेस हुए हैं और मैन पावर का लॉस हुआ है, उसके सैनिकों ने भी अपनी शहादतें दी हैं। और जाहिर है कि रशिया को अब विदेशी इक्विपमेंट्स के ऊपर, विदेशी सैनिकों के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। तो ऐसे में रशिया भी युद्ध बहुत लंबा नहीं चला सकता और कोई भी युद्ध अनंत काल तक नहीं चल सकता, अंतहीन इसका सिलसिला नहीं हो सकता। तो ये इस युद्ध को अब रुकना होगा और इस युद्ध को रोकने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही शुभ विचार है, अच्छा विचार है और इस विचार को पुश किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चाहिए और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों को, हमारे अपने देश को भी चाहिए कि ये जो कंप्रेहेंसिव कॉम्प्रोमाइज विन विन फॉर्मूला अगर कुछ निकल सकता है तो उसके विचारों को आगे पुश करने की आवश्यकता है, उसको सपोर्ट देने की आवश्यकता है। और राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि जो भी डील रशिया के साथ हो वो इस तरीके की हो कि जिसमें कि यूक्रेन को कोई लॉस ऑफ फेस ना हो, यूरोप को कोई लॉस ऑफ फेस ना हो, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज मिले
यूरोप को सिक्योरिटी गारंटीज मिले। ये बिल्कुल सच है कि यदि रशिया का खतरा कल को बढ़ता है, यदि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को इस तरीके का उनका असेसमेंट रहता है कि हमने तो युद्ध जीत लिया है, तो वो 6 महीने 1 साल के बाद वो जॉर्जिया, मोल्डोवा और अपने पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक्स पर हमला कर देंगे, और वो चाइना उधर ताइवान पर हमला कर देगा, इसी तरीके का सो कॉल्ड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर देगा, ये सोच करके कि इसमें तो हम जैसे यूक्रेन में जीते हैं वैसे यहाँ भी जीत जाएंगे। तो ये पूरी अमेरिका की जो ग्लोबल लीडरशिप है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये विचार बहुत अच्छा है कि युद्ध को शांत कराना चाहते हैं, लेकिन उस शांत कराने का जो तरीका है उसमें इस तरीके का फॉर्मूला निकालना होगा, ऐसी डील करनी होगी, जैसा कि वो कहते हैं कि वो जो है डील ओवर डील उन्होंने पूरे जीवन भर की है। तो एक ऐसी डील की अपेक्षा अवश्य है कि जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन सभी के लिए पैदा हो। उनके एलाइज जो हैं वो कहीं कमजोर स्थिति में ना दिखे, अमेरिका कहीं कमजोर स्थिति में ना दिखे। रशिया के ऊपर इस तरीके का दबाव बनाना होगा कि रशिया एक ऐसी डील करने के लिए तैयार हो जिसमें कोई सिक्योरिटी गारंटीज दे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत जटिल होगी, मैं सिवाज साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, ये प्रक्रिया आसान नहीं होने जा रही है। ये जो नेगोशिएशंस हैं अभी ये शुरुआत है इसकी, ये जो स्पैट हुआ, ये जो तू मैं हुई जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, इसको पब्लिक जो है मीडिया के सामने करने से बचा जा सकता था, अगर बचते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं कहा कि वो चाहते हैं कि इस तरीके की डिबेट जो है आगे बढ़े, और उन्होंने मीडिया को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका की जनता भी देखे। इसमें दो चीज है, पहला तो ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई यूक्रेन जो है क्रिटिकल मिनरल डील नहीं करना चाहता है, जेलेंस्की इससे बच रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की बार बार आके कहते हैं कि हम ये डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। निसंदेह देखिए, यूक्रेन की सुरक्षा सर्वोपरि होनी ही चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति जेलेंस्की का सिर्फ प्रश्न नहीं है विवेक जी, ये पूरी यूक्रेन की जनता का प्रश्न है। और यूक्रेन के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मनी के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो गई थी, हीन भावना पैदा हो गई थी, जिसकी की वजह से हिटलर जैसा एक नेता वहां पैदा हुआ, लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया। कल को ऐसा भी हो सकता है यदि यूक्रेन को एक हार का सामना करना पड़ेगा तो यूक्रेन में जेलेंस्की के जगह पे कोई ऐसा एक्सट्रीमिस्ट जो है एक्सट्रीमिस्ट आइडिया वाला कोई नेता पैदा हो जाएगा जो कि पूरे यूरोप के लिए संकट पैदा कर देगा। तो ऐसे में पिछले इतिहास को भी ध्यान में रखते हुए और 2 विश्व युद्धों के इतिहास को ध्यान में रखते हुए इस बात को इंश्योर करना होगा कि सभी के साथ एक विन विन फार्मूला इजाद करना होगा, विन विन सोल्यूशन निकालना होगा। क्योंकि किसी के साथ अगर हार जैसा एक सेंस आता है तो उस राष्ट्र की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी, और उसका जो रिएक्शन होगा वो आने वाले समय में बड़े तरीके से सामने आ सकता है। तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत ही गंभीर समय है। यूरोप के लिए तो ये क्रॉस रोड्स है, जाहिर है कि उन्होंने कहा, स्टामर ने वी आर एट क्रॉस रोड्स, और कोalition ऑफ विलिंग की बात कही है। और एक बात मैं अंत में इसमें और ये भी कहूंगा, देखिए जो भी डील हो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही हो सकती है। अगर आप किसी को कमजोर दिखा करके कि यू आर ऑन द वीकर साइड एंड देन वी विल साइन, यही तो ट्रंप कर रहे हैं बार बार। ट्रंप ने पिछले 38 दिन में जब से वो राष्ट्रपति पद की कमान संभाली है उन्होंने दोबारा, वो दुनिया के हर देश को ये बता रहे हैं कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड का लॉर्ड है और बाकी सारे देश उससे कमजोर हैं, और इसी अंदाज में बातचीत भी हो रही है। आप देखिए 38 दिन में कैसे चीजें सामने आई, चाहे वो जॉर्डन के किंग से बातचीत हो, चाहे वो जेलेंस्की से बातचीत हो, चाहे वो कीर स्टार्मर से बातचीत हो, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या आप यूक्रेन को बचा पाएंगे रशिया के खिलाफ वॉर में। तो ये जो मैं इसी इंटेंट को समझने की कोशिश कर रहा हूं। और यही कारण है विवेक जी कि अभी यूरोप बिल्कुल यूनाइटेड दिखाई देता है, और यूरोप के साथ टर्की भी और कनाडा भी वहां पर जाकर इस बैठक में शामिल हुई, क्योंकि वो कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहते हैं। और अगर अमेरिका अलग होता है तो यूरोप अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को स्वयं से डेवलप करेगा। अपना जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बनाने की बात चल रही है, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को वहां बनाने की बात चल रही है। और अमेरिका अगर अपने आप को विड्रॉ करता है तो अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप की सबसे बड़ी हार होगी, लेकिन यूरोप अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने आप को और अधिक एम्पावर करेगा, और एक यूरोपियन नेटो का कंसेप्ट सामने आएगा। तो ये और जिसमें कनाडा भी शामिल होगा, और जैसे कि जो भी अगर अमेरिका नहीं भी शामिल होता है। जी, मैं सर के पास जाता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस गलतफहमी के शिकार हो गए हैं कि अमेरिका की वजह से ही पूरा वर्ल्ड रन कर रहा है? क्या कोई ऐसी गलतफहमी भी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर हो सकती है, या फिर इंटेंट क्या है उनका? मिस्टर सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को समझना तो बहुत मुश्किल है उनका इंटेंट क्या है। मेरे ख्याल वो खुद को भी नहीं समझते हैं, क्योंकि खुद के स्टेटमेंट्स को वो पलट पार करते हैं। आपने अगर देखा होगा
उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को विजिट से पहले, एक दिन पहले, जब एक रिपोर्टर ने पूछा, उन्होंने बोला क्या मैंने ऐसा बोला था? उनके लिए मैंने डिक्टेटर और जोकर तो नहीं बोला था। तो कहने का मतलब है वो खुद को नहीं समझ रहे हैं और वो बहुत ब्रैश डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। देखिए, एक लीडर्स होते हैं, वो स्टेट्समैन होते हैं, वो एक कंट्री को चलाने के लिए कई चीजों का आकलन करते हैं, ध्यान में रखते हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि बस वो ब्रैश स्टेटमेंट दे दिए। और आपने देखा उन्होंने गाजा के लिए क्या बोला, आज पूरा अरब वर्ल्ड उनके अगेंस्ट हो गया है। फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो निकाला जिसमें उसको नाम कर दिया ट्रम्प गाजा, स्टेटमेंट कर दिया मैं कनाडा को ले लूंगा, स्टेटमेंट दे दिया वो गल्फ ऑफ मेक्सिको को चेंज कर दिया उसका नाम, ठीक है वो कर दिया है, ग्रीनलैंड की उनकी मंशा है। तो इस प्रकार जो मैं बोलूंगा, आपने बड़ा अच्छा एक शब्द निकाला, वो लॉर्डशिप तो कोई नहीं है। और 80 साल से 1945 के बाद जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, हर कंट्री मोटे तौर पे स्ट्रेटेजिक अलायंस चल रहे थे। एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस था वेस्ट, जिसको आमतौर पे नेटो बोलते हैं, और वेस्ट में और भी देश आते हैं। मैं अफगानिस्तान का एग्जांपल इसलिए देता हूँ, वहाँ 52 देश लड़ रहे थे अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका इतनी शक्तिशाली देश है, सब कुछ है, ताकतवर मिलिट्री है, तो वो इराक में अकेले क्यों नहीं लड़ा? अफगानिस्तान में उसको 52 देश क्यों चाहिए थे? सवाल ये उठते हैं। दूसरा, जो ये कॉड वगैरह है, क्या कॉड की भी फिर तो डाउट हो जाएगा। कल कॉड जिस प्रकार चल रहा है, साउथ चाइना अगर उनके साथ उनके टक्कर की है, जो वो चाइना से कम्पीट करना चाहते हैं। ब्रिक्स को लेकर क्या बयान दिया? हाँ, ब्रिक्स को लेकर कहा कि खत्म हो गया तो, ब्रिक्स। क्या होता है ब्रिक्स? बिल्कुल, तो कहने का मतलब है वो खुद को नहीं जानते वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसीलिए आज देखिए ये अप्रूवल रेटिंग्स उनकी हर लिहाज से डाउन हो रही हैं। और मेरे को लगता है वो अपना डिबैकल जिसको बोलते हैं ना, अपना वो डाउनफॉल खुद ही करने वाले हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, लीडरशिप में गुण होते हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, एक स्टेटेड ग्लोबल लीडर है, मतलब स्टेट्समैन, हर चीज सोच समझ के दिया जाता है। पहली बात, ये जो मीटिंग भी हुई है, ये इतनी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, इसमें मीडिया को बुला के और अनशन सवाल हो रहे हैं उनकी ड्रेस के ऊपर, तो ये साफ जाहिर है वो प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये उनका ये फेलियर है, ये जितनी भी चल रहा है। ग्रीनलैंड के लिए उन्होंने वो दिया है, हो सकता है ग्रीनलैंड में उनका जो मंशा है वो उनका आपका स्टेटमेंट याद होगा कि ग्रीनलैंड वो लेना क्यों चाहते हैं। वो बोलते हैं कि वहां पर चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर रशिया उनका दोस्त होने वाला है तो फिर क्यों वहां पर ग्रीनलैंड में आप रशिया के इन्फ्लुएंस से घबरा रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो उनकी मंशा थोड़ी कंफ्यूज है, और मेरे को लगता है, देखिए ये अभी हाइप चल रहा है, नाटो नहीं टूटेगा मेरे को लगता है। अगर टूट गया तो मैं बता रहा हूं कि ये अरब वर्ल्ड को भी मोटिवेशन होगा, और खासकर ये जो हमास फाइटर्स वगैरह हैं, जिस प्रकार चल रहा है, वो गाजा के खिलाफ कितने स्टेटमेंट दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के सॉइल पे कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। तो मेरे को लगता नहीं है नाटो टूटेगा। ये देखिए, यूरोप ने भी बड़ी अच्छी प्रेशर टैक्टिक्स खेली है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को बोला अगर आप साथ नहीं है तो हम तो यूनाइट हैं। और काफी ये जो कल इनके ये जो समिट किया है इन लोगों ने, ये समिट करके भी एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स किया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। बिल्कुल, और किंग चार्ल्स को भी कल मुलाकात हुई है, जबकि वो इनवाइटेड नहीं थे। और स्टारमर ने इनको वहां पर जब गए थे यूएस में, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को इनविटेशन कार्ड किया था ये किंग चार्ल्स की तरफ से। तो आप देखिए, वो पहला विजिट तो इन्हीं का हो गया है, तो कहने का जेलेंस्की का हो गया। तो कहने का मतलब जेलेंस्की का आज एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रखे हैं वो यूरोप में और अपने देश में, तो वो एक रैलिंग फिगर हो गए। और कल जिस प्रकार ये मीटिंग हुई है और स्टारमर के जो स्टेटमेंट थे, बहुत सेंसिबल तरीके से, जैसे स्टेट्समैन या पॉलिटिशियन को देना चाहिए वो दिए। दूसरा, आज यूरोप में पॉलिटिकल विल भी दिख रही है। मिलिट्री माइट जरूर है, इकोनॉमिक माइट जरूर है, लेकिन इन चीजों में पॉलिटिकल विल दिख रही है। थोड़े एक दो देश हैं, हंगरी है या रोमानिया है, जिनका थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। पॉलिटिकल विल दिख रही है। तो कहने का मतलब है ये जो एक स्ट्रेटेजी हुई है। और उन्होंने एक और चीज बहुत अच्छी बोली कि अमेरिका का साथ हमें चाहिए, अमेरिका जरूरी है। वो इसलिए बोला है क्योंकि उनको भी रियलाइज कराने को प्रेसिडेंट ट्रंप को कि नाटो एक जरूरी है। लेकिन ट्रंप अगर कल या परसों घोषणा करते हैं नाटो से निकल रहे हैं, आप लिख के ले लेगा, अमेरिका आइसोलेशन मोड में चला जाएगा। कल उसकी कोई मदद नहीं करेगा, रशिया भी मदद नहीं करेगा जो सोच रहा है। ये रशिया प्रेसिडेंट पुतिन को याद नहीं है, यही अमेरिका ने इस देश को तोड़ा था जब ये अफगानिस्तान में उन्होंने जिहादीज को सपोर्ट किया था और स्ट्रेंजर मिसाइल और क्या क्या दिया था, यही अमेरिका ने उनको तोड़ा है। तो क्या ये पुतिन उस समय जो केजीबी ऑफिसर थे, इनकी तो मंशा वही है कि जो सोवियत यूनियन एम्पायर है उसको रिगेन करना, इसीलिए इन्होंने ये यूक्रेन में हमला किया था, वो उनकी मंशा है।
क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस था। एक सोवियत यूनियन इतना पावरफुल एम्पायर था कोल्ड वॉर एरा का, तो उसको तोड़ा किसने? अमेरिका ने तोड़ा है, पूरा हाथ उनका है। तो क्या वो ट्रंप के साथ दोस्ती कर लेंगे और चाइना को अलग सर कर देंगे? बिल्कुल नहीं होगा। चाइना तो आज इतना सपोर्ट कर रहा है ये रशिया को, और रशिया का आप देखिए, मैं अलायंसेस की बात कर रहा था, एक नाटो अलायंस जरूर था, दूसरा ये वार्सा पैक्ट था, उसके बाद ये जो यूक्रेन युद्ध हुआ है उसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, सीरिया तो खैर अभी उसके हालात खराब हो गए, ईरान, ये सब साथ दे रहे हैं ये रशिया का। तो कहने का मतलब है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस चाहिए। हर देश भारत जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे नहीं चल सकता है, खासकर जो देश इनका वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस चला रहे हैं। तो आज अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि नेटो से निकल के उनके साथ कोई साथ देगा, मैं बता रहा हूँ ना, अमेरिका ये रूस तक साथ नहीं देगा, और कोई कंट्री उनका साथ